2026 की शुरुआत में रूस कंगाल हो चुका था। ऐसा नहीं कि वह एक गरीब देश था। कंगाल जैसे कोई अमीर देश अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा हो और जिसे इसका पता भी है। तेल से होने वाली आमदनी एक साल में 24% गिर गई थी। क्रेमलिन की आपातकालीन निधि में युद्ध से पहले की तुलना में आधे से भी कम पैसा बचा था और पुतिन वह कर रहे थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। खर्चों में कटौती कर रहे थे और ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार व्यक्तिगत रूप से ओलिगार्क्स को फोन करके दान मांग रहे थे। फिर 28 फरवरी को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और इसके साथ ही जो रास्ता आप देख रहे हैं वो सुर्खियों का केंद्र बन गया। प्रसिद्ध होर्मुज जलडमरू मध्य, यहाँ से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान द्वारा जलडमरू मध्य बंद करने से बाजार में हड़कंप मच गया। रूसी तेल जिसे पश्चिमी बाजारों में प्रतिबंधों के कारण कोई नहीं खरीदना चाहता था, अचानक वह उन देशों के कुछ विकल्पों में शामिल हो गया जिन्हें खरीदना था। 4 हफ्तों में तेल का एक बैरल $70 से बढ़कर $116 हो गया। विश्लेषकों ने अनुमान लगाया कि इससे दर्जनों अरब डॉलर की आमद हो सकती है। रूसी युद्ध के खजाने में पुतिन को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस निर्यात करना था और पैसा खजाने में डालना था। और फिर यूक्रेन ने ठीक उसी समय कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसकी कल्पना पुतिन ने कभी नहीं की थी। लेकिन जो हुआ उसे समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि रूस इस कमजोरी की स्थिति तक कैसे पहुंचा, क्योंकि ये उन धमाकों का वीडियो नहीं है जो आप आमतौर पर देखते हैं। ये सबके पीछे का विश्लेषण है। ये कहानी है कि कैसे एक कमजोर देश ने एक मजबूत देश के वित्तीय केंद्र को खोज निकाला और उसे दबाने का फैसला किया। देखिए, रूस अपना तेल चीन, भारत और तुर्की को भारी छूट पर बेच रहा था। वे ही कुछ देश थे जो अब भी खरीदने को तैयार थे। दिसंबर 2025 में रूसी तेल का एक बैरल $40 से भी कम में बेचा गया। बजट $59 के हिसाब से बनाया गया था। यह अंतर देश की आपातकालीन रिजर्व से लिया जा रहा था, जो युद्ध से पहले $113 अरब से घटकर $52 अरब रह गया था। इस बीच सैन्य खर्च सालाना लगभग $200 अरब तक पहुंच गया था। हिसाब मेल नहीं खा रहा था। तभी यूरोप के सबसे ताकतवर आदमी ने पैसे के लिए हाथ फैलाना शुरू कर दिया। और यही एक सवाल उठाता है जो पूरे वीडियो को दिशा देगा। रुककर सोचिए, क्या कोई छोटा देश बिना पर्याप्त सेना, वायुसेना या नौसेना के किसी परमाणु शक्ति को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता है? इस सवाल को याद रखिए, इसका जवाब हम बाद में बताएंगे। और इसी माहौल में मध्य पूर्व में युद्ध ने रातों रात सब कुछ बदल दिया। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% बाजार से बाहर हो गया। घबराहट तुरंत फैल गई, कीमतें आसमान छूने लगी और रूस, जो प्रतिबंधों के कारण अपना तेल छूट पर बेच रहा था, अचानक संकट से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले देशों में से एक बन गया। इसके अलावा खुद संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक कीमतों को स्थिर करने की कोशिश में रूसी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से कम कर दिया। सोचिए कि इसका पुतिन के लिए क्या मतलब था। वही देश जो यूक्रेन को वित्तीय सहायता दे रहा था, उसी समय रूसी तेल के जरिए क्रेमलिन को अमीर बनाने का रास्ता भी खोल रहा था। एक बेतुका विरोधाभास। लेकिन यही 2026 के मार्च की हकीकत थी। पुतिन के पास एक मौका था, संकीर्ण लेकिन असली। उसे बस निर्यात करना था। इसी दौरान यूक्रेन देख रहा था और उसने 2 साल उसी तरह का हथियार बनाने में लगाए थे जो इस मौके को बंद कर सकता था। देखिए, 2024 से यूक्रेन रूस की ऊर्जा अवसंरचना के खिलाफ एक संगठित अभियान चला रहा था। यह कोई आनंद फानंद में उठाया गया कदम नहीं था, यह एक रणनीति थी। अगर आप दुश्मन को युद्ध के मैदान में आपके संसाधन खत्म होने से पहले
हरा नहीं सकते तो उसकी फंडिंग के स्रोत पर हमला करो। सिर्फ 2025 में ही 120 हमले हुए थे। लेकिन एक समस्या थी। सबसे कीमती लक्ष्य रूसी क्षेत्र के सैकड़ों किलोमीटर अंदर थे। उस समय उपलब्ध ड्रोन की पहुंच से बाहर थे। तो यूक्रेन ने एक नया बनाया, लियूटी, जिसका मतलब यूक्रेनी भाषा में उग्र होता है। एक हमलावर ड्रोन है जिसे खुद देश ने विकसित किया है। इसकी प्रमाणित रेंज 1700 किलोमीटर से अधिक है और यूक्रेनी सूत्रों का कहना है कि हल्के वर्सन 2000 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। ये 50 से 75 किलो तक का विस्फोटक ले जाता है और स्वायत्त नेविगेशन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करता है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे गाइड के लिए रेडियो सिग्नल नहीं चाहिए। इसे पहले से पता होता है कि कहाँ जाना है और यही वजह है कि रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियाँ इसके खिलाफ बहुत कम प्रभावी हो जाते हैं। ये सिस्टम सिग्नल ब्लॉक करने के लिए बने हैं, न कि बिना सिग्नल उड़ने वाले टारगेट्स को गिराने के लिए। फरवरी 2026 में एक यूक्रेनी ड्रोन ने सीधी लाइन में 1700 किलोमीटर का सफर तय किया और कोमी गणराज्य में लुकोइल की एक रिफाइनरी पर हमला किया। Вот летит. Еще вон ПЗ. लगभग यूराल पहाड़ों तक पहुंच गया था। ये पूरे युद्ध का सबसे लंबी दूरी का पुष्ट ड्रोन हमला था। इससे पहले रिकॉर्ड 1500 किलोमीटर का था। उससे पहले 1000। रेंज हर महीने बढ़ रही थी। लेकिन एक बात है जो कम लोग जानते हैं। एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों को ऐसे ड्रोन से बचाने के जिम्मेदार होते जिन्हें एयर डिफेंस गिरा नहीं सकता, तो आप क्या करते? यही मिशन रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के इंजीनियरों को दिया गया था और बाल्टिक पर बड़े हमलों से कुछ दिन पहले उनकी योजना हैकरों के हाथ लग गई। इसे डेलस एनालिटिक्स नामक एक अमेरिकी इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया था और जो उसने उजागर किया वह क्रेमलिन की छवि के लिए विनाशकारी था। प्रस्तुति में 8 प्रकार की भौतिक बाधाओं की सूची दी गई थी जिन्हें रोसनेफ्ट अपनी रिफाइनरियों के चारों ओर बना रही थी। स्टील केबल की जालियां, निर्माण के मचान, एक के ऊपर एक रखे गए माल कंटेनर, क्रेन के हिस्से और सबसे अजीब बात, रिफाइनरियों को ड्रोन की नज़रों से छुपाने के लिए धुएं के पर्दे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे उन्होंने ध्यान में नहीं रखा। धुएं का पर्दा सिर्फ उसी चीज के खिलाफ काम करता है जो अपनी आंखों से लक्ष्य को ढूंढती है। यूक्रेनी ड्रोन आंखों का इस्तेमाल नहीं करते। वे उड़ान से पहले ही लक्ष्य के निर्देशांक दर्ज कर लेते हैं। धुआं कुछ नहीं बदलता। दस्तावेज का अंतिम निष्कर्ष यही था। रोसनेफ्ट के इंजीनियरों के ठीक शब्दों में, भौतिक सुरक्षा संरचनात्मक उपायों का एक समूह है जो संरक्षित वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी ने एक आंतरिक दस्तावेज में माना कि वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती थी और हमले शुरू भी नहीं हुए थे। 22 से 23 मार्च 2026 की रात जब शहर सो रहा था, यूक्रेनी ड्रोन ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की और सेंट पीटर्सबर्ग के पास बाल्टिक सागर में स्थित प्रिमोर्स्क बंदरगाह तक पहुंच गए। धमाकों की आवाज से निवासी जाग गए। आसमान नारंगी हो गया। ईंधन टर्मिनल में आग लग गई। लपटों ने लोडिंग पॉइंट्स और वहां खड़े 2 तेल टैंकरों को अपनी चपेट में ले लिया। क्षेत्रीय गवर्नर सुबह 4 बजे जागे और हमले की पुष्टि करने पर मजबूर हुए, लेकिन नुकसान को कम बताने की कोशिश की। अगले कुछ घंटों में सैटेलाइट तस्वीरों में रूस के अंदर 200 किलोमीटर लंबा धुएं का गुबार दिखाई दिया। 2 दिन बाद उस्तलुगा की बारी थी। उस्तलुगा रूसी बाल्टिक सागर का सबसे बड़ा तेल निर्यात बंदरगाह है। अकेले ही यह रोजाना लगभग 7 लाख बैरल तेल का परिवहन करता है, जो रूसी तेल निर्यात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 24 से 25 मार्च की रात को यूक्रेनी ड्रोन टर्मिनल तक पहुंच गए
और कई धमाकों का कारण बने। आग की लपटें 100 मीटर से ऊपर उठी। आग की रोशनी दर्जनों किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थी। क्षेत्र के गवर्नर ने इसे मामूली आग लगना बताया। सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही दिखा रही थीं और यूक्रेन रुका नहीं। अगली रात ड्रोन फिर लौटे, इस बार लेनिनग्राद क्षेत्र में स्थित किरीशी की रिफाइनरी पर। इसे किनेव के नाम से जाना जाता है और यह पूरे रूस की 3 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक है। ये हर साल 20 से 21 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती है और देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का 6% हिस्सा है। हमले में कच्चे तेल के प्रसंस्करण की मुख्य इकाइयां और रिफाइनरी के संचालन के लिए आवश्यक कई अन्य सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गए। इनके बिना उत्पादन बस रुक जाता है। और फिर ड्रोन वापस उस्त-लुगा लौट गए और फिर प्रिमोर्स्क गए और फिर से उस्त-लुगा गए। कुल मिलाकर मार्च के अंत तक उस्त-लुगा पर 10 दिनों में कम से कम 5 बार हमला हुआ। प्रिमोर्स्क पर 1 हफ्ते से कम समय में कई बार हमले हुए। आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। 29 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में केवल 22 टैंकर ही दोनों बंदरगाहों से तेल लोड कर पाए, जबकि पिछले सप्ताह यह संख्या 37 जहाजों की थी। निर्यातित मात्रा आधी रह गई। और रूस के लिए इसकी लागत क्या है? खैर, सिर्फ 7 दिनों में $1 अरब से भी ज्यादा पूरी तरह से गायब हो गए। आपको अंदाजा हो सके, विशेषज्ञों का अनुमान है कि रूस युद्ध को बनाए रखने के लिए हर दिन 500 मिलियन से $1 अरब तक खर्च करता है। सिर्फ 7 दिनों में 2 बंदरगाहों पर हमला करके यूक्रेन ने रूसी युद्ध कोष की 1 हफ्ते की पूरी रकम को खत्म कर दिया। कुछ हफ्ते पहले पुतिन ने रूसी व्यापारियों से व्यक्तिगत रूप से कहा था कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक पूरा डोनबास नहीं ले लिया जाता। वो इसे फाइनेंस करने के लिए तेल पर निर्भर था। उस समय वह योजना सचमुच आग में जल रही थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इसे इस तरह बताया। आधुनिक रूस के इतिहास में तेल आपूर्ति की सबसे गंभीर बाधा। और हमलों का सिलसिला अभी भी रुका नहीं था। इसी बीच रूस अपने तेल को दूसरे बंदरगाहों की ओर भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विकल्प अच्छे नहीं हैं। नोवोरोसियस्क काला सागर में अभी भी पिछले हमलों से पूरी तरह उबर नहीं पाया है। आर्कटिक और प्रशांत महासागर के बंदरगाह हजारों किलोमीटर दूर है और आंतरिक भंडारण में रखा तेल नए ड्रोन हमलों के लिए एक स्थिर निशाना बन जाता है। रूस भी पेट्रोल के निर्यात पर प्रतिबंध फिर से लगाने पर चर्चा कर रहा है। इसका मतलब है कि अपने घरेलू बाजार की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में पेट्रोल बेचना बंद करना। ये वो तरह की कार्रवाई है जो कोई देश तब करता है जब वो मुश्किल में फंस जाता है। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्हें कुछ अज्ञात साझेदारों से हमले रोकने के अनुरोध मिले हैं। और जानते हैं उनका जवाब क्या है? वह ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ तब जब रूस भी यूक्रेनी शहरों और पावर प्लांट्स पर हमला करना बंद कर दे। समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है? पहली बार यूक्रेन मदद नहीं मांग रहा है, वो मजबूत स्थिति से बातचीत कर रहा है। इससे मुझे कुछ याद आया जो 1944 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों ने महसूस किया कि जर्मन फैक्ट्रियों पर बमबारी करना काम नहीं कर रहा था। जर्मनों ने सब कुछ फिर से बना लिया। फिर उन्होंने ईंधन पर हमला करना शुरू कर दिया। 6 महीनों में विमान पेट्रोल की कमी के कारण जमीन पर छोड़ दिए जाते थे और टैंक डीजल न होने के कारण सड़कों पर रुक जाते थे। युद्ध लगभग 1 साल बाद समाप्त हो गया। यूक्रेन ये रणनीति गलती से नहीं दोहरा रहा। ये उस तर्क पर चल रहा है जिसे इतिहास पहले ही कारगर साबित कर चुका है। एक सेना बिना ईंधन के आगे नहीं बढ़ सकती। बिना पैसे युद्ध लंबे नहीं चल सकते। मित्र देशों को यह समझने में सालों लग गए। यूक्रेन ने भी वही तर्क अपनाया। हर एक ड्रोन की कीमत $2 लाख थी।
क्या आपको शुरुआत में पूछे गए उस सवाल की याद है? क्या छोटा देश परमाणु शक्ति को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है? खैर, इस सवाल का जवाब अभी वास्तविक समय में बाल्टिक सागर में दिया जा रहा है। इस युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार गणित शायद दूसरी तरफ जा रहा है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि रूस इन हमलों से उबर पाएगा, या ये पुतिन की युद्ध मशीन के अंत की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। हम हमेशा आपका लिखा पढ़ते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको दुनिया में क्या हो रहा है इसे बेहतर समझने में मदद की है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो ये जानने का हकदार है। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बटन नीचे है। हर नया वीडियो बिल्कुल इसी तरह का विश्लेषण होता है, बिना घुमाए फिराए। अगले वीडियो तक मिलते हैं।